हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस सेशन में। मैं राजवीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग कल भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 1 को हम लोग ने समझने का प्रयास किया था और उसका सब देखा था कि क्या क्या कारण रहे थे। और उन्हीं कारणों में से हम लोग ने एक राजनीतिक कारण को हम लोग ने पढ़ा था। आज जो है उसके आगे का हम लोग पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, यानी कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या मतलब रिवीजन क्या हुआ था, उसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ने बेसिकली हम लोग कल क्या पढ़े थे। तो हम लोग ने कल भारत में भारत में राष्ट्रवाद, तो हम लोग शुरुआत किए थे। भारत में राष्ट्रवाद का हम लोग शुरुआत किए थे। हम लोगों ने समझा था कि राष्ट्रवाद है वो क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने समझा था कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ उसका उदय कैसे हुआ, उसके कारणों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसी उदय के कारणों में हम लोग राजनीतिक चर्चा पे कर रहे थे कि राजनीतिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है भारत में राष्ट्रवाद उदय होने का। इसमें हम लोगों ने जाना कि भारत में कैसे अंग्रेजी सत्ता अपने नियम कानून के तहत भारत में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे राष्ट्रवाद के भावनाओं को लोगों में और तीव्र रूप से जगाने का काम किया। इसमें हम लोग ने देखा था कि बहुत सारे नियम कानून लाए गए थे, बहुत सारे नियम कानून लाए गए थे। ठीक है, बहुत सारे क्या किए गए थे, नियम कानून लाए गए थे। जिसमें से हम लोग ने वर्नाकुलर एक्ट, बंगाल विभाजन, ठीक है, ऐसे तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया हुआ था। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रारंभिक समय में व्यापार करने आई। ठीक, व्यापार करने के क्रम में इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अपना शासन का स्थिति को मजबूत किया। यहाँ पर धीरे धीरे शासन व्यवस्था अपना अपनाया। सबसे बड़ा जो होता है निर्णायक, वो होता है आपका बक्सर का युद्ध। और इसी बक्सर के युद्ध के पश्चात देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना शासन को मजबूत करते चला आया। और परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की नीतियों के बदौलत हम लोग कहीं ना कहीं देखें तो इसके अंतर्गत हम लोग दबते गए दबते गए दबते गए। ठीक है, लेकिन कहावत है ना कि कब तक आप दबिएगा जी। दबने का एक क्या बोले, एक समय काल होता है। आपको कितना लोग दबा सके, एक हद तक आपको दबाएगा, लेकिन कभी ना कभी आपके अंदर का आक्रोश तो बाहर उठेगा ही। और वही आक्रोश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बनती है और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ रहे थे। तो हम लोग ने भारत में राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारण को हम लोगों ने कल समझा था। इसके पॉइंट जो हैं मैंने आप लोग को वहां पर बताया भी था। जैसे उसमें कुछ कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जैसे 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बंगाल विभाजन के समय कौन था यहाँ पे बाबू, तो लॉर्ड कर्जन था यहाँ पे। ठीक है, कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और इसी लॉर्ड कर्जन ने, इस लॉर्ड कर्जन की एक नीति थी फूट डालो और राज करो का, जिसने हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता को इस बंगाल विभाजन का रूप दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस लॉर्ड कर्जन की इस नीति ने भारत में जाति को, मतलब हिंदू और मुस्लिम जाति को बांटने का काम किया। जब लॉर्ड कर्जन से पूछा गया कि आखिर बंगाल विभाजन क्यों हो रहा है, वाई दिस कोलावेरी, उसने कहा कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। क्योंकि पहले आप लोग को पता होगा कि बिहार वगैरह का जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं ये सब बंगाल का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर उसको शासन प्रशासन करने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगी। तो उसने ये वक्तव्य दिया था, यहाँ पर शासन प्रशासन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके कारण से क्या हुआ कि इसने बंगाल विभाजन किया और यही बंगाल विभाजन आगे चलकर 1911 में रद्द हो जाता है। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया।
इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग ने जाना था कल, पूरा उसको समझने का भी प्रयास किया था। अब आइए आज हम लोग समझेंगे इसका आर्थिक कारण क्या है। ठीक है, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका आर्थिक कारण को हम लोग समझ देंगे। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। यानी भारत में अंग्रेजों की जो नीति थी, भारत में जो अंग्रेजों की जो नीति थी, आर्थिक नीति थी, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव हुआ तो वो दो चीज था। एक आपका भारतीय कृषि और जो छोटे छोटे उद्योग थे उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि जो कृषि में आप लोग सुने होंगे कि जैसे आप लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग ने चर्चा किया हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह, वो फिर नील विद्रोह, ये सब वगैरह हुआ था उस समय। ठीक है, और जो छोटे छोटे शिल्पकार थे, पहले हमारे क्या था कि भारत में देखेंगे बाबू, तो भारत में जितने भी छोटी छोटी क्या बोले उसको कि जो शिल्पकार होते हैं, जो छोटे छोटे काम वगैरह करते हैं, मिट्टी के बर्तन, डिजाइनिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये सब क्या है, शिल्पकला है, रेशमी वस्त्र वगैरह, ये सब छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे। तो इनकी जो आर्थिक नीतियां थी, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी, इससे सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ वो भारतीय कृषि को हुआ और उद्योग को, कुटीर उद्योगों को धक्का लगा। कर है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसान, कामगार एवं अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। यानी अंग्रेजों ने ऐसी नीति को अपनाया जिससे किसान को घाटा हुआ, मतलब लॉस हुआ उनको। ठीक है, कामगार जो काम वगैरह करते थे उनको लॉस हुआ। ठीक है, और अन्य वर्ग जो थे छोटे, मतलब जो बिजनेस वगैरह में लगे हुए थे, उन लोगों को काफी क्या हुआ, स्थिति उनकी खराब होती चली गई। कह रहा है कि अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व यानी लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। यानी जो अंग्रेजों की कृषि नीति थी, कृषि को लेके, खेती को लेके, तो उन्होंने क्या किया था कि भू राजस्व सिस्टम लगाया था। मैंने आपको भू राजस्व के बारे में आपको बताया था कि अंग्रेजों ने 3 प्रकार का भू राजस्व लगाया था। ठीक है, भारत में देखिएगा तो कृषि से लेके उन्होंने 3 प्रकार का भू राजस्व सिस्टम लगाया था बाबू। एक था आपका रैयतवारी, एक था महालवारी, एक था आपका जमींदारी। ठीक है, इन्होंने ये 3 टैक्सेशन सिस्टम कृषि में लगाए हुए थे, कृषि के क्षेत्र में किसानों। और इन 3 टैक्सेशन सिस्टम से क्या हुआ कि इन्होंने भारी मात्रा में किसानों का शोषण किया। इसमें ऐसा नहीं है, जमींदार वर्ग भी जमींदारी व्यवस्था में हुए, शोषित हुए। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आपका कह रहा है कि इनका क्या था कि अंग्रेजों की कृषि नीति जो थी किस खेती को लेकर, ठीक है, यह मुख्य रूप से किस पे आधारित थी, तो मुख्य रूप से भू राजस्व यानी लगान इकट्ठा करने के लिए प्रेरित थी। अस्थाई बंदोबस्त वही कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजनों के द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, तब सरकार नकदी फसल यानी नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपने मनमानी कीमतों पर करती थी और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। अब समझिएगा, एक व्यवस्था थी जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था। इस जमींदारी व्यवस्था से मैंने अभी यहां पर आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने आप लोग को बताया भी है, जाइएगा। चलिए एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ यहाँ पे, समझिएगा इस चीज। चलिए समझिएगा बाबू कि अंग्रेजों ने भू राजस्व लगाया था, भू राजस्व लगाया। इस भू राजस्व में एक जमींदारी प्रथा, मतलब जमींदारी व्यवस्था थी जिसको
अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। आपको कमेंट में करना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, आप लोग को कमेंट में यह बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त का प्रतिपादन यानी शुरुआत किसने किया था। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जमींदारी जो व्यवस्था थी, जो जमींदारी भू राजस्व सिस्टम था, इसमें क्या होता था कि जैसे सरकार जो होते थे, जो ब्रिटेन के सरकार होते थे, ये क्या कहते थे कि जमींदार को बीच में रखते थे और एक तरफ होते थे किसान। ठीक है, यहाँ पर एक जमींदार वर्ग होता था, ये जमींदार वर्ग होता था। तो अब कहता था क्या, जो अंग्रेज थे, यह किसान से ये अंग्रेज इनसे कहते थे जमींदार वर्ग से कि हमको टैक्स चाहिए किसानों से, और किसान क्या करते थे और जमींदार क्या करते थे, किसान से टैक्स लेते। तो क्या होता था कि अगर सरकार बोलती थी कि जाओ किसान से, इस किसान से 10 रुपए टैक्स तुमको लेना है, तो ये जमींदार क्या करते थे कि उस किसान से 20 रुपए टैक्स लेते थे। तो देखिए, ये जो अंग्रेज हैं, ये इनका शोषण कर रहे हैं टैक्सेशन से, और ये क्या कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, ये जमींदारी व्यवस्था थी। उसी बार ये लाइन को लिखा है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं बाबू। ठीक है, उसको हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता, यानी जो जमींदार वर्ग थे, इनको क्या देना पड़ता था, एक निश्चित रूप, मतलब क्या हुआ, एक फाइनल कर दिया जाएगा कि इस जमीन, जैसे मान के चलो पहले बोली लगता था। ठीक है, जमींदारों में बोली लगता था, 4-5 एरिया है, एरिया में कह दिया जाए कि एरिया ए है, एरिया बी है, एरिया सी है। ठीक है, ऐसे बना हुआ था। अब क्या होता था कि उसकी बोली लगाई जाती थी। तो ये एरिया से मान के चलो कोई आदमी उठा और वो कह दिया कि ये एरिया से हम आपको 20 लाख रुपया लगान दे सकते, कोई बोला कि 21 लाख रुपया लगान दे सकते, कोई बोला 25 लाख रुपया लगान दे सकते। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उस एरिया के लिए, तो क्या होता था, ब्रिटेन की सरकार उन्हें वो दे देती थी, वो एरिया को दे देती थी। ठीक है, उस क्षेत्र को दे देती थी, और देने के पश्चात क्या करती थी कि उनसे वो निश्चित पैसा लेती थी। अब ये क्या करते थे कि ये तो तय किए सरकार से कि सरकार हम आपको इस एरिया से 25 लाख रुपया आपको देंगे, लेकिन ये 25 लाख रुपया ना लेकर किसानों से 35 लाख रुपया लेते थे। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, इसको ये नहीं लीजिएगा कि हाँ उतना ही लेते थे। ठीक है, तो वही कर रहा है कि एक निश्चित उनको देना होता था, एक निश्चित भू राजस्व के अंतर्गत उनको टैक्स देना होता था। लेकिन जमींदार, देखिए यहां पर बात समझिएगा कि जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे। यानी सरकार को अगर मान चलिए इन्होंने तय किया कि 25 लाख रुपया देना है, लेकिन ये किसान से कितना वसूल कर लेते थे, 35 लाख रुपया वसूल कर लेते थे, जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। ठीक है, मतलब जितना इनको सरकार को मान चलो 25 लाख रुपया देना है, तो ये 35 लाख रुपया वसूल देते थे। इसमें से मान के चलिए 25 लाख रुपया सरकार को देते थे, 25 लाख में से इन लोगों को कुछ कमीशन भी मिल जाता था, और इधर का मान चलिए 10 लाख रुपया रेस्ट मनी बच रहा है, ये खुद अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजन के द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, यानी जब भी क्या होता था कि सोचते थे कि जो भी किसान वर्ग थे, जो भी जमींदार वर्ग थे, ये क्या करते थे, मतलब भाई हमारा शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, जब भी आवाज उठाते थे, तब सरकार क्या करती थी कि नगदी फसल जो होते थे, नगदी फसल कौन कौन से बाबू, एक सेकंड, नगदी फसल आपके कौन कौन से थे, नगदी फसल जो थे आपके नील, कपास, गन्ना, इसकी उगाही पर अपनी मनमानी कीमत तय कर देते थे। यानी जैसे ही लोग सोचेगा कि जमींदार चाहे किसान लोग कि भाई चलो हमारा शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, इसके विरुद्ध में हम अपना आवाज उठाएं, तो क्या करते थे अंग्रेज सरकार, क्या करते थे कि जो भी नगदी फसल होते थे उसके क्या करते थे, उसकी कीमत वो खुद तय करते थे, और कीमत इतना सस्ता कर देते थे। ठीक है, कि मान के चलो कि गन्ना लगाने में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं कि 50 रुपए का खर्चा लगा। ठीक है, ये क्या करेंगे कि गन्ना जैसे उगाए ना, तो कहेंगे कि तुमको 25 रुपया ही देंगे हम, ले भाई हो गया पोपट यहीं पे। ठीक है, 25 रुपया देंगे। अब तो किसान को लॉस लग गया इसमें। ठीक है, किसान को लॉस हो गया। अब 25 रुपया में देना ही है, ये मैंडेटरी था, एकदम जरूरी था, आप उसके विरुद्ध में कुछ नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 25 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। तो क्या करते थे तब, नगदी फसल, देखिए वही लाइन लिखा है कि तब नगदी फसल की उगाही अपने मनमानी कीमतों पर करती थी, और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। अब क्या किए,
कि जो भी नगदी फसल था, नगदी फसल क्या होता है, बताओ लोगिन, नगदी फसल एकरा के कहल जाला, टन दे बेचो, टन दे पैसा बेचे तो पैसा, वो क्या कहलाएगा आपका, नगदी फसल। आग में घुस, भेजा में गया, भेजा में गया बात, ठीक है। तो जो भी नगदी फसल होते थे, तो अपना ये लोग मनमाना टैक्स लगा देते थे, उसका कीमत उतना, सॉरी टैक्स बोल रहे हैं, कीमत उतना तय कर देते। और जो भी फसल का, अब मान चलिए कोई 50 रुपए की चीज 25 रुपए मिल रहा है, और ये क्या करते थे, अंग्रेज उसको खरीद भी लेते थे, ठीक है। और खासकर सबसे ज्यादा किसकी दिक्कत होती थी, तो कपास और नील जो उपज करते थे, उन किसानों को सबसे ज्यादा क्या होती थी, दिक्कत होती थी। अब बताइए आप कितना परेशान कीजिए, बताइए आप, एक हद तक ही तो आप परेशान कर सकते हैं, एक आप हद तक ही परेशान कर सकते। अब ये परेशान जब किसान हुए, जाहिर सी बात है मन में दबले दबले बात, आय हाय हाय, पढ़ाई एम आई गए, बर्बाद हो गए हमारा, क्या होता है मन में, ये आपके साथ कुछ, और यही गुस्सा फटता है, फटता है ना, वह स्थिति, वह स्थिति क्या ही बता, आइए चैप्टर में समझेंगे क्या स्थिति हो रहा है कि उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगार को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यानी जो छोटे मोटे उद्योग लोग भी जो चलाते थे, ठीक है, जो छोटे मोटे उद्योग वगैरह भी चलते थे, तो उसके जो भी मजदूर वगैरह होते थे, उसमें काम उम करने वाले, उनको भी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। अंग्रेज ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। ये लीजिए, क्या हुआ है कि देखो यार, भारत का जो कपड़ा होता था ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा होता, बहुत तगड़ा वाला, एकदम शानदार होता था कपड़ा, ठीक है। अब अंग्रेज क्या किए हैं, अब सोचे क्या कि भाई उनको तो भाई मुनाफा कमाना था, मान के चलिए वहां पर औद्योगिक क्रांति आ गई थी, ठीक है, औद्योगिक क्रांति आ गई थी, वहां पर भी शर्ट वगैरह बन रहा है, यहाँ पर भी हस्त हस्त बुनाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ का क्वालिटी अच्छा है वहाँ की क्वालिटी से, ठीक है, दोनों के क्वालिटी में दोनों का डिफरेंस है। तो अब क्या किए कि अंग्रेजों ने सोचा कि रुक भाई, एक और क्वालिटी बढ़िया बात है, कर लोग खरीदी ना, जाहिर सी बात बा, तो क्या करें, तो भारत में जो भी कपड़ा बनता था, इसके निर्यात पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों की भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। समझे, समझे कि नहीं यार, तुम लोग यार पहले तो सेशन को लाइक कर दो, तो यार लाइक नहीं किया, बताओ, शेयर भी नहीं कर, गलत बात है क्या है, दोनों कर दिया करो, लाइक और शेयर, एकदम दिखना दिखना मांगता है हमको, एकदम नजर से नजर दिखना चाहिए, समझ में आया क्या। चलिए, तो इन्होंने क्या किया कि जो भारत में बने कपड़े होते थे, उन पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया। मान चलो इस शर्ट हम पहने हुए, ठीक है, ये भारत में बना है, अभी इसका इतना ना टैक्स लगा दिया गया कि 100 रुपया का शर्ट, टी शर्ट सॉरी ये हो गया 800 रुपया का, ठीक, ये खरीदी। और क्या किए, जो ये लोग बना के लाते थे, तो मान चलो कि 100-200 का बनाए, 120 रुपया में ला के बेच, अब इनका सामान हो जाता था सस्ता, और भारत वाला में इतना ना टैक्स डाल देता था लोग, ये सामान हो जाता था महंगा। अब क्या करे भैया, तो ये क्या किए कि यहाँ के लोग जब महंगा चीज देखेंगे तो किनेगा, हो नहीं ना किनेगा, आप बताइए, आप खुद खरीदिएगा क्या, आप खुद सोचिएगा कि हम कैसे 100 रुपया ला टी शर्टवा खरीद ले, ठीक है। तो वही चीज कर रहा है कि यहाँ पर क्या किए कि भारत में बने कपड़े पर निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, और वहां से जो इंग्लैंड से मशीन से कपड़ा उपड़ा बन के आता था, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। दैट्स वाई अब देखिएगा कि भारत में जो भी सामान वगैरह बनते थे उस समय, वो महंगे हो जाते थे। अब महंगा सामान कोई खरीदेगा नहीं, जाहिर सी बात। करा है कि सरकार के द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया था। यानी देखिएगा, ये पॉइंट एकदम नोटेड है,
कि 1882 में क्या किया गया था कि सूती वस्त्र जो भी होता था उस पर आयात कर क्या किया गया था, हटा दिया गया था। करा है, इरेज कर दे, करा है कि भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ के कारखाने लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी थी क्योंकि सरकार भारत में अधिकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कामगार को बेरोजगार होना स्वाभाविक था। कह रहा है क्या, अब जरा समझिएगा कि कैसे कामगार जो उद्योग वगैरह थे वहां के मजदूर की स्थिति कैसे खराब हुई, इसको जरा समझिएगा। ठीक है, कह रहा है क्या कि भारत में जो भी मशीन, कह रहा है कि भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था, यानी शर्ट टी शर्ट जो रेडीमेड हम लोग पहनते हैं सब कहाँ से आता था, आपका इंग्लैंड से आता था। और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। मान के चलिए कि वहां से कपड़ा लाद के आएगा, ओकरा से अच्छा है कि जी के ऐसा ना सिस्टम बना लिया जाए, मशीन उशीन लगा लिया जाए। इंग्लैंड वाला सोचा सब अंग्रेजवा, लेकिन यहाँ पर बड़ी धीरे धीरे काम होता। ठीक है, अत्यंत ही धीमी थी क्योंकि सरकार जो थी, जो गवर्नमेंट थी यहाँ की, यानी अंग्रेज ब्रिटेन की सरकार थी, भारत में औद्योगिकरण यानी मशीन लगाने के पक्ष में नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में कामगारों को बेरोजगार होना स्वाभाविक था। यानी जो काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई साहब, बेरोजगार हो जाएगा। एक तरफ बेचारा काम कर रहा था, शर्ट वोट बना रहा था, तो 800 रुपया में अब लगा बिकने, केहू खरीदेगा नहीं तो होगा बेरोजगार। ठीक है, कह रहा है कि कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से आपने यह देखा कि भारत समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। यानी हम लोग जो अभी पढ़ें कृषि और उद्योग में किसानों का प्रॉब्लम को देखें कि कैसे टैक्स सिस्टम लगा के किसानों का शोषण हो जा रहा था, जमींदारों का भी शोषण किया जा रहा था। ठीक है, इन सभी लोगों का शोषण किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई भी वर्ग इनसे वंचित था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई भी वर्ग इनसे वंचित था, सभी के सभी वर्ग क्या थे, तो अंग्रेजी शासन के क्या कर रहे थे, इनसे परेशान थे और कठिनाइयों का सामना करना कर रहा है कि जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समय पे विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभर कर सामने आया। यानी कह रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में एकाएक राष्ट्रवाद की भावना की उदय हुई, तो नहीं सर, राष्ट्रवाद की भावना का उदय कोई एक दिन का गेम नहीं था। ये काफी दिनों से पहले से चले आ रही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की वजह से यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो थी, भारतीय लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी, यह पनपी। आपको क्या लग रहा है कि एक दिन में किसी के साथ मिले और तुरंत झगड़ा हो गया? नहीं, उसके साथ जब आप रहना शुरू करते हैं बॉस, तब जाके मामला खराब होता है। और यहाँ पर तो साथ रहने की बात नहीं है, यहाँ पर तो डायरेक्ट शासन व्यवस्था की बात। तो वही कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में स्टार्ट हो गया, नहीं सर, अलग अलग समय पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभर कर सामने आया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 के विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए और 1857 के विद्रोह के बाद बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह एवं पावना विद्रोह प्रमुख है। अब जरा सा समझिएगा, देखिए कंपनी का जो शासन शुरू होता है भारत में, तो कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध से जो शुरू होता है और 1857 तक, आपको पता है ना, एक सेकंड, आपको पता है ना कि भारत में अगर मैं आपसे बात करूं, भारत में शासन व्यवस्था अगर अंग्रेजों को देखना है आपको, तो दो भाग में आपको दिखेगा। एक भाग दिखेगा आपको बक्सर के युद्ध से लेकर 1857 तक। ठीक है, एक ये है। इस समय शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और दूसरा जो शासन का मुख्य दिखता है, वह दिखता है 1858 से लेकर 1947 यानी आजाद होने तक। ठीक है, इस समय जो शासन था, इस समय ताज का शासन कहा जाता है। ठीक है, यानी ब्रिटेन की क्राउन, यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी का शासन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये दो भागों में भारत में क्या हुआ कि आपका अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, दो भागों में अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रही थी, उसी के बारे में बताया है कि जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, ठीक है, जब से क्या हुआ कि कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 के विद्रोह तक सैकड़ों विरोध हुए।
मतलब छोटा मोटा, एक सेकंड, सैकड़ों विद्रोह हुए, ठीक है, छोटा मोटा विद्रोह हुआ। और उसमें से जो प्रमुख विद्रोह रहा था वो कौन सा रहा था? एक रहा था आपका नील विद्रोह और दूसरा रहा था आपका पावना विद्रोह। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए थे, आप बताएंगे कि नील विद्रोह कब हुआ था और पावना विद्रोह कब हुआ था, और ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये चीज बताना है, ठीक है। कह रहा है क्या कि 1857 के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। जैसे आप लोग को पता होगा कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति, ये जो क्रांति थी, इस क्रांति में एक्चुअली हम लोग हार गए, भारतीय लोगों की हार, ठीक है, और इसमें अंग्रेज विजय हुए, मतलब विद्रोह जो हुआ उसको दबा दिया। इसमें का सबसे बड़ा जो लूप होल रहा था 1857 के क्रांति का, मतलब कमजोर होने का कारण जो रहा था, तो हम लोग एकताबद्ध और योजनाबद्ध नहीं, मतलब हम लोग के पास कोई प्लानिंग ही नहीं था। प्लानिंग के तहत क्या करें, हम लोग युद्ध करें, ये प्लानिंग अपने पास नहीं था, ठीक है। लेकिन इस 1857 में भले हम लोग हार गए, लेकिन ये चीज सोचने पर मजबूर कर दिया, वही लाइन लिखा है कि 1857 के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। यानी इस पॉइंट को देखिएगा बाबू अपने बुक में, ठीक है, इस पॉइंट को अपने बुक में देखिएगा कि आखिर इसमें कारण क्या है। आखिर हम लोग को विजयी होना है, अंग्रेजी सत्ता से हमें आजाद होना है, तो हमको क्या प्लान करना होगा, ये चीज सोचने पर मजबूर किया। भारतीयों इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके, शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती। 1857 में क्या होता है कि जब हम लोग, भले हम लोग हार गए, मैं क्लास में आप लोग से बोलता हूं कि 1857 की क्रांति भले हम लोग हार गए, लेकिन इसने ये सोचने पर तो जरूर मजबूर कर दिया कि आखिर ये ब्रिटेन का जो हम लोग गुलामी कर रहे हैं, यानी जो ब्रिटेन का शासन हमारे भारत में चल रहा है, इससे हम लोग बाहर कैसे निकले, ये चीज सोचने पर मजबूर कर दिया 1857 का विद्रोह। और लोगों ने 1857 की सबसे अच्छी बात यह रही कि इस विद्रोह से हम लोग हारे, और यहां के लोग ने इस चीज को सीखा कि आखिर हम लोग को अगर अंग्रेजी सत्ता से हमको क्या लेना है, गुलामी से छुटकारा पाना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, लक्ष्य की स्पष्टता रखनी चाहिए कि किसको हमको करना है, एक मजबूत संस्था का स्थापित करना चाहिए, एक बढ़िया नेतृत्व करता होना चाहिए, लड़ाई के तरीके पता होने चाहिए, और शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति कर। यही तो लाइन आपके बुक में है, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए भाई। एहू में कंजूस है, पैसा लागता है, पैसा तो ना लागत है, ठीक है। तो इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, कि स्वतंत्रता की हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा था आपका कौन सा कारण बाबू, तो ये रहा था आपका आर्थिक कारण। अब आगे चलते हैं, अब आता है आपका सामाजिक कारण, ठीक है। सामाजिक कारण, आखिर राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक कारण के क्या क्या इंपॉर्टेंट्स रहे थे, इसको हम लोग समझने का प्रयास, ठीक है। सामाजिक कारण कर है कि राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक, यानी कह रहा है कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, जो भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, जो शुरू हुई, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा वह ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति, यानी जातियों के बीच क्या करना, बंटवारा करना, ठीक है, दो जातियों के बीच में क्या करना, लड़ा देना। कह रहा है कि अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को ये दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज समझता था सब कि ना, हम ही बहुत बढ़िया, भारतीय लोग जो है वो बहुत खराब। अरे बउआ, तेरा पता ना है, यही भारत की धरती है, यही भारत की धरती है कि जिसने सिंधु घाटी सभ्यता जैसे एक बहुत बड़े सभ्यता का निर्माण कराया और पूरे विश्व में अपना परचम लहराया।
और तुम हमको कहते हो, और तुम कहते हो कि हम लोग सभ्य नहीं हैं, और ये अपने आप को कहते थे ना भैया हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आई एम द बेस्ट। ठीक है, लेकिन भारतीयों को क्या करते थे, हे दृष्टि से देखते थे, चल 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 भारतीय है। पता है तुम लोग को एक चीज बता रहे हैं कि अंग्रेज ना अपने द्वार पे जहां पर ये लोग रहते थे घर में, वहां पर एक चीज लिखे हुए थे, पता है, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इसे इसे लिखे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडियन यानी भारतीयों की तुलना कुत्ते से करते थे और कहते थे कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी भारतीय और कुत्ते की अनुमति नहीं है। ठीक है, बताइए, ये तुलना ऐसे करते थे। ठीक है, वही चीज लिखा है कि ये क्या करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। ठीक है, हे दृष्टि से मतलब उसको क्या बोले, मतलब उसको क्या कह सकते हो यार, वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। तो ऐसा कह सकते हैं कि छोटे नजर से, मतलब वो कोई लायक नहीं समझते थे। यहाँ तक कि विदेशी यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। यानी जो विदेश में जो उस वक्त भारतीय लोग रहते थे, उनके साथ भी बर्ताव अच्छा नहीं। आपको पता है ना, यही काला और गोरा, भारतीय और विदेशी रंग बंटवारा होता है और स्थिति पूरे विश्व में कैसे खराब होती है, ये तो आप लोग बहुत भली भांति जानते। ठीक है, वही चीज कर रहा है कि यहां तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर, एक सेकंड रुको, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा करने नहीं दिया जाता था। आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद आएगा, क्या याद आएगा, तो महात्मा गांधी, यही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। सोचिए, जरा इस बात को सोचिएगा कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वो फर्स्ट क्लास के टिकट कटाए थे एकदम खूब सुंदर, और उसी फर्स्ट क्लास के टिकट कटा के वो जा रहे थे, रेल में सफर कर रहे थे, तो वो भाई भारतीय थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, उनके साथ व्यवहार कुछ इस प्रकार से किया जाता है, महात्मा गांधी का सारा सामान उठा के फेंक दिया जाता है रेलवे स्टेशन। वही चीज कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए चुके थे। भारत में उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा करने नहीं दिया जाता था। इस बात को याद रखिएगा, ट्रेन में आप नहीं बैठ के घूम सकते हैं भाई साहब। ठीक है, रेलगाड़ी में, क्लब में, सड़कों पर, होटल में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। समझ लीजिए, अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के साथ क्या करते थे, दुर्व्यवहार। चल 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 चल, तुम भारतीय है रे, कैसे बढ़ गया है जा, ऐसे क्या दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। ठीक है, अब मान के चलिए आपको कोई आपसे बोले तुम दूर रहो दूर रहो, तो लगेगा ना कि यार हम क्यों हूँ, मैं भी तो एक मानव हूँ, मैं भी तो एक मानव हूँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। यही नहीं, अभी और सुनिए, सुने ना, हिंसो आता है, यही नहीं अभी और सुनिए, ये नहीं कि आपको रेलगाड़ी और क्लब में ही प्रतिबंधित है, नहीं, सरकारी जो नौकरी भी उस वक्त होते थे तो अंग्रेज उनके साथ पक्षपात करते। ठीक है, और यही कारण होता है कि राष्ट्रवाद की भावना वहां पर लोगों में जग, सरकार के द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, प्रथम आईसीएस। ठीक है, आईसीएस मतलब उस वक्त का आईएएस आईपीएस को आईसीएस कहा जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे। यहाँ पर उनकी तस्वीर है, ठीक है, यहाँ पर उनकी तस्वीर है। तो अंग्रेज जो चाहते थे कि ऊंचे ऊंचे जो भी पद हों वहां पर कौन बैठे, तो कोई अंग्रेज ही आए, भारतीयों को उन पदों से क्या किया था? अलग रखा जाता। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के हाथ में होता, ठीक है। भारत का जितना भी जो शासन वगैरह होता था वो आईसीएस, अभी मैंने आपको बताया ना आईसीएस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उसका फुल फॉर्म, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों में हाथ में होता। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत ही कठिन था। मतलब एक तो था कि एग्जाम दे सकते थे, यही आगे चल के सिविल सर्विसेज हो जाता है, एसपी वगैरह जो हम लोग देते हैं एग्जाम वगैरह, आप लोग सुनते होंगे आईपीएस, ठीक है। तो इसमें जो था आईसीएस वगैरह में जो था, तो इसमें क्या होता था कि इसमें इसमें अगर आपको जाना है तो इसमें प्रतियोगिता परीक्षा जैसे आज होती है कंपटीशन का, उस वक्त भी एग्जाम होता था, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में होता था, इस बात को याद रखिए। आईसीएस का जो एग्जाम होता था वो भारत में नहीं होता था, वो इंग्लैंड में होता था। और इसमें कहा जा रहा है कि भारतीयों को भी, उम्मीदवारों को भी भाग ले सकते थे, लेकिन इसमें इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण, देखिए आ गया ना बात, आईसीएस की परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी। अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सफल हो भी गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके, पदच्युत करके सरकार द्वारा कोशिश की जाती, ठीक है। यानी जो एग्जाम होता था, आईसीएस का एग्जाम होता था, एक तो होता था बाबू इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में भाई साहब जाइए, एक तो ऐसे ही टफ था सब चीज, ठीक है। अगर गलती से आपका सिलेक्शन हो भी गया इंडियन सिविल सर्विसेज में, आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो कैसे भी करके अंग्रेज जो सरकार जो थे वो चाहती थी तो तुरंत क्या किया जाए, वहां से हटा दिया जाए, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी साहब थे, तस्वीर मैंने आप लोग दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, इनके साथ भी क्या किया था, ऐसा ही बर्ताव किया गया था, इनको भी हटा दिया गया था। अतः भारतीय अतः भारतीय शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद, यानी जो पढ़े लिखे भी वर्ग थे, जो मध्यम वर्ग भी थे, ये भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्या करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना इनके मन में उठती है, और इन्होंने भी क्या किया कि आवाज उठाना। नेक्स्ट जो आते हैं वो है आपका धार्मिक कारण। आखिर क्या धार्मिक कारण रहा राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ? जाहिर सी बात है कि धार्मिक ठेस पहुंचा होगा यहाँ के लोगों को, इसके वजह से भारत में क्या हुआ कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद भावना उत्पन्न कर रहा है कि विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। कर रहा है कि चाहे कोई भी देश हो विश्व में, और उस देश में अगर राष्ट्रवाद की भावना शुरू होती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वह धर्म सुधार आंदोलनों। याद होगा आप लोग को कि मैंने आपको फ्रांस भी पढ़ाया हुआ था, फ्रांस की क्रांति मैंने आप लोग को पढ़ाया था, फ्रांस की राज क्रांति पढ़ाया था। उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक कारण मौजूद, ठीक है। अमेरिकी क्रांति में भी आप देखेंगे कि कैसे कैथोलिक वगैरह जो थे वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं शासन व्यवस्था। तो वही चीज कह रहा है कि राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में धार्मिक सुधार आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका शुरू की है, मतलब अदा की है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। यानी आप पढ़ेंगे इसमें कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, सामाजिक धार्मिक जो भी कुरीतियां थी, मतलब जो भी गलत फहमियां मौजूद थी हमारे समाज में, उसको ठीक करने के लिए उसके खिलाफ क्या किए कि आंदोलन शुरू किए। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। यानी इन लोगों के द्वारा क्या किया गया था कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए थे। इनका मानना था कि अगर समाज में सुधार लाना है, इनका मानना था कि यदि समाज में सुधार लाना है तो सबसे पहले
धर्म की कुरीतियों को ठीक, ठीक है। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृति हुई। यानी जो ये आप जो देख रहे हैं बाबू, कहाँ गया, हाँ, कि विलियम जोन्स साहब जो थे, मैक्स मुलर थे, चार्ल्स विल्किंसन थे और अन्य जो यूरोपीय लोग जो मौजूद थे, इन विद्वान थे, इन्होंने क्या किया कि जो भी भारत के धर्म ग्रंथ हैं यानी गीता, महाभारत, ठीक है, इनका क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और अनुवाद करने के पश्चात इन्हें पता चला कि भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति कितना निष्ठा है, कितना भावना हुई, इसके बारे में जाना। इन सुधारकों ने एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। यानी जो भी धार्मिक कुरीतियां थी, इसके बारे में इन्होंने बताया कि नहीं भाई ये चीज गलत है, जिसमें हम लोग काफी, आप लोगों को मैंने क्लासेस वगैरह में भी चर्चा किया था, सती प्रथा, नरबली प्रथा, ऐसे तमाम तरह की धार्मिक कुरीतियां मौजूद थी। विधवा पुनर्विवाह जो स्टार्ट हुआ, जितने भी आप देख रहे हैं, जितना भी आपका धार्मिक आपका कुरीतियां थी, इसको ठीक किया और लोगों में नई चेतना का मंत्र को फूंका। और इसी के कारण देखेंगे कि लगा क्या कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कर है कि सन 1885 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है बाबू, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय के परिणति थी। यानी जो हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू कि 1885 में, ठीक है, 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है बाबू, स्थापना होती है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे IN, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 28 दिसंबर, याद, ये तो आप लोग को याद होगा, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, यह क्या था, तो एक प्रकार का आपका राष्ट्रवाद के उदय का क्या था, एक परिणति था, ठीक है। कर है कि प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता था। यानी आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो कांग्रेस के, मैंने आपको बताया भी था कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, उसमें प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव रखे गए थे। 9 प्रस्ताव में अगर आप देखेंगे ना बाबू, तो उसमें से 8 प्रस्ताव जो थे वो सुधारों की ही मांग थे कि ये चीज सुधार किया जाए, ठीक है। तो शुरुआती दौर में अगर देखेंगे तो कांग्रेस जो थी, यह क्या, तो केवल सुधारों की मांग करता था। लेकिन 1914 तक अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया। यानी 1914 के बाद से जितना भी आप देखेंगे, अंग्रेजी सरकार ने ऐसी ऐसी नीतियां लाई कि यहां के लोगों को उग्र बना दिया, ठीक है, उग्र बना दिया। और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, इनको क्या कहा जाता था बाबू, बाल पाल लाल, यानी लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। और ये उग्र थे। उग्र का मतलब आप लोगों को मैंने बताया ना, एक था नरम दल, एक था गरम दल। यही जो नरम दल था, तो वो 3P की पॉलिसी मान, प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटीशन। लेकिन ये जो थे, इन्होंने क्या किया कि ना, आपने सुना भी होगा बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट यह था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने डायरेक्ट आंखों में आंखें डालकर अंग्रेजों से बोला कि भाई साहब, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है। तो कैसे हुआ, आखिर ऐसा गुस्सा क्यों आया, तो अंग्रेजी सरकार की ऐसी नीतियां बनने लगी
कि जो भी कांग्रेस के सदस्य थे वो अब नम्र होके नहीं, उग्र होके, नम्र होके नहीं उग्र होके क्या करने लगे कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित किया। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछता है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, भारत बोल रहे हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ बाबू? 1914 में। कमेंट बॉक्स में बताइए खत्म कब हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध का लिखिए तो सन जल्दी से कड़ाक से। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि भारत को भी कहा, भारत को भी युद्धकारी देश क्या किया बाबू, आपको घोषित कर दिया। ठीक है, युद्धकारी देश घोषित कर दिया। अब आइएगा, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत का अंतर संबंध आखिर क्या था। आपके मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर भारत तो गुलाम था, भारत ब्रिटेन का सर तो गुलाम था, तो ये विश्व युद्ध में कैसे शामिल हो गया? इसके बीच में संबंध समझिए। कह रहा है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के संक्षिप्त परिचय, आगे थोड़ा सा इसका इंट्रो समझ लीजिए कि क्या है। कि प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपियन देशों के औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। यानी कह रहा है क्या कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो इतिहास, विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है? घटना मानी जाती है। और ये किसके किसके बीच में था? औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का क्या था? परिणाम था। 1914 में प्रारंभ होने वाला यह युद्ध दो गुट के बीच में था। एक गुट में कौन कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। और दूसरे 1917 में आगे ऐड कौन हो जाता है? अमेरिका इसमें आके जुड़ मिल जाता है। ठीक है, और दूसरे तरफ कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? केंद्रीय शक्ति। यानी जो 1914 में एक सेकंड, अगर मैं बात करूं आपको विश्व युद्ध की, तो 1914 में विश्व युद्ध होता है। और ये इस विश्व युद्ध में देखेंगे दो पार्टियां थी, एक थे मित्र देश और एक तरफ कौन था? केंद्रीय शक्ति। क्या? केंद्रीय शक्ति, दो मौजूद थे। ठीक है, इस मित्र देश में मैं बात करूं, देखिए यहां पर एकदम स्पष्ट रूप से नाम लिखा है कि मित्र देश में कौन कौन थे? फ्रांस, तो उन कलर हो गई हो कलर वो एक फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, और आगे चल के 1917 में कौन शामिल हो जाता है? 1917 में कौन शामिल हो जाता है इस गुट में? तो अमेरिका। ठीक है, और दूसरी ओर कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। इन्हें क्या कहता है? केंद्रीय शक्ति। ठीक है, केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के मध्य में देखिएगा बाबू 4 वर्षों तक यह युद्ध लड़ा गया। यानी 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 के मध्य तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, एनी बेसेंट मैम है, गलती से कर दें, लड़ा गया था। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। मैंने आपको बताया है कितने बार स्थिति क्लासरूम में कि देखो युद्ध दो जनों के बीच में होता है, लेकिन हानि दोनों को पहुंचेगा। भले उसमें से एक विजेता हो जाए, लेकिन दोनों को हानि पहुंचती है। और हानि कैसे पहुंचती है? तो राजनीतिक स्तर पर हानि होगी, आर्थिक स्थिति पर हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। आखिर भारत क्यों प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया, इसको समझते। कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। ठीक है, औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देश में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। अब जरा समझिएगा बाबू यूं कि भारत का जो अंतर रोल है, इसमें भूमिका जो है
वह कैसी है तो जरा समझिए। आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति होती है, और औद्योगिक क्रांति जो होती है, तो औद्योगिक क्रांति में क्या होता था, इंडस्ट्री वगैरह स्थापना किया जाता था, और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। तो अंग्रेज सरकार चाहे अन्य देश, जो अन्य देशों को गुलाम बनाते थे, मतलब ब्रिटेन के जैसे मजबूत देश बहुत, फ्रांस था, आपका ब्रिटेन था, जर्मनी था, ये सब देश उस वक्त के मजबूत देशों में आज भी है भाई। अमेरिका देखिए टॉप मोस्ट पे ट्रम्प चा बने हुए हैं। वही चीज कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम के स्वरूप में यह हुआ, ठीक है, औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित एशियाई अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना को सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया। कह रहा है कि ब्रिटेन, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था, और इसे प्रथम विश्व युद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य जहां क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करने का है, अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। अब जरा समझिएगा, मैंने अभी आप लोग को बताया कि औद्योगिक क्रांति से अंग्रेजों को फायदा होता था, और इस औद्योगिक इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, कारखाने स्थापित करने के लिए, उन्हें कारखाने को सही ढंग से चलाने के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ती थी किस चीज की, तो कच्चे मालों की। और उस कच्चे माल में सबसे बड़ा जो कच्चा माल प्राप्त होता था वो भारत से प्राप्त होता था। तो अंग्रेज किसी भी हाल में भारत को खोना नहीं चाहते थे। अंग्रेज जो थे वो भारत को किसी हाल में खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य क्या है, एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करने का है। इसलिए उन्होंने 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया, ठीक है। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात, समझ रहे ना, आयात और निर्यात हाथ से ही समझ जाएगा। आयात मतलब आजा, निर्यात मतलब चल जा, ठीक है। आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। यानी आयात मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी भारत में। भारत एक जबरदस्त उनके लिए बाजार था, लोग यहाँ पर उनका सामान का भी प्रयोग करते थे। तो ऐसा देखिएगा ना कि आखिरकार उनके समाज का, सॉरी, अंग्रेजों के सामान का क्या होता है कि अंततः उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए अंग्रेजों को बहिष्कार किया गया था। अंग्रेजों के सामान का क्या किया गया था, बहिष्कार भी किया, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि उन्होंने क्या किया कि भारत में 1916 में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिले। जब आयात शुल्क लगेगा तो कोई भी सामान आएगा तो उस पर क्या होगा, फायदा होगा उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सेशन रहा। खूब सो आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। कोशिश तो मेरी बहुत है कि मैं आप लोग को जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को समय दे सकूं और आप लोग को प्रॉपरली इस चीज़ को मैं तैयार करा सकूं, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट लेकर हम लोग इसको कंप्लीट करते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा, और आप लोग का प्यार ही हम लोग को बिल्डअप करता है, तो आप लोग को और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जो पार्ट जो होगा बाबू, पार्ट 3 जो होगा बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा ले लूँगा, ठीक है। आप सबसे अलविदा लूँगा, और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो ज़रूर बोलें। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।